Hello, hello students. Welcome to the class of physics. We are starting the new chapter today, that is gravitation. Gravitation. It is helpful for class 9th as well as class 10th students. क्लास 9th में आने के बाद में स्टूडेंट का एक नया एक जर्नी शुरू हो जाती है स्टडी की. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9th, 10th, 11th, 12th. Basics and fundamentals are studied in class 9th, 10th, and advanced version is studied in class 11th and 12th. So ये बेसिक रहेगा ग्रेविटेशन का, जिसके ऊपर आपको आगे की कहानी करनी है, आगे की स्टडी करनी है, राइट. तो क्लास 9th के स्टूडेंट हो या क्लास 10th के, ये सबके काम में आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, ये सभी के काम में आएगा. तो इसको जरा फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं, राइट. देखते हैं. ग्रेविटेशन नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, और ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ. ऐसा नॉर्मली लोग समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं. ये तो बात ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज ए फोर्स. ग्रेविटेशन इट इज ए फोर्स. अगर फंडामेंटली बात करें तो इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, पहली बात. और दूसरी बात, ये फोर्स है भी तो किस टाइप का है? फोर्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो दिस ग्रेविटेशन जो फोर्स है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स. इट इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स. ये फोर्स बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो फोर्स कई टाइप के होते हैं. आपको पहले क्लास 8 में पढ़ने का मौका मिला होगा. ये फोर्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो उसमें से ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है. कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दो टाइप के. नॉन कॉन्टैक्ट में और अदर फोर्सेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, और एक तीसरा होता है ग्रेविटेशनल. तो ये तीन टाइप के फोर्स होते हैं. कॉन्टैक्ट में भी कई टाइप के फोर्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देता हूँ. वो भी एक होते हैं मस्कुलर फोर्स, फिर मैकेनिकल फोर्स, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स. और उसके अलावा और भी कोई फोर्सेस होते हैं जो इन सब में नहीं पढ़ते हैं, हम अलग से पढ़ते हैं. वो टेंशन फोर्स, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ऐसा कह सकते हैं. तो ये भी पढ़ते हैं. तो इन सब में हमको अभी पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स. अब नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के जो फोर्सेज हैं उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो किस किस टाइप के. देखो मैग्नेटिक है. अगर मैं मैग्नेटिक की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स हर एक किसी के ऊपर तो नहीं लगेगा. अब कोई मैं मैग्नेट ले आऊं तो क्या उससे ये प्लास्टिक का जो मेरा मार्कर है ये थोड़ी अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर फोर्स थोड़ी लगा सकता है मैग्नेट. मैग्नेट फोर्स लगाएगा दूसरे मैग्नेट पर, या फिर आयरन, निकल को, ऐसे किसी कोबाल्ट, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा सकता है, या फिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा सकता है. तो मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या लिखता हूं, देखो. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दूसरे मैग्नेट पर लगा सकता है. नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. या फिर एक मैग्नेट और ये कोई आयरन बार हो सकता है. तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा? अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लूं तो वो दूसरे प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा. माइनस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है. तो प्लस या माइनस के चार्जेज होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेज जिन्हें कहते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. तो ग्रेविटेशनल किस टाइप का फोर्स है?
ये भी नॉन कांटेक्ट टाइप का, ये देखिए ना, सब नॉन कांटेक्ट टाइप के हैं। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस टाइप का फोर्स है? बस सिंपली एक मास रख दो, मास m1, और एक दूसरा मास रख दो m2, इन दोनों के बीच में लगने वाला, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, टू मासेस। कौन से भी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कौन से भी दो मासेस अगर हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो स्टार्टिंग में अभी मैं बात कर रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, नॉर्मली द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ, सिर्फ अर्थ जो फोर्स लगाती है वही ग्रेविटेशनल है, बाकी कहीं और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ये एक गलती है, ये एक मिस्टेक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच। कौन से भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें कोई मास हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब इस बात को। क्या लिख सकते हैं इसमें? द फोर्स विच एक्ट्स, the force which acts in between any two masses in whole universe, whole of the universe, is called as gravitational force। मतलब यूनिवर्स में कहाँ पे भी दो मासेस होंगे, यानी उनके बीच का डिस्टेंस कितना भी दूर क्यों ना हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अगर आपको सोचना हो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगेगा ये ग्रेविटेशन का, तो आप कह सकते हो विच हैव गॉट सम मासेस विल हैव ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दो स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके भी तो मास होते हैं, तो दो स्टूडेंट अगर क्लास में है तो उनके भी, या फिर कहीं पे भी हैं, उनके भी बीच में होगा। अब मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ और आप अपने घर पे अभी स्टडी कर रहे होंगे, सपोज ये देख रहे होंगे, तो मेरे और आपके बीच में लगने वाला फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। बीच में डिस्टेंस कितना भी हो, बीच में दीवारें खड़ी हो, बीच में कुछ भी हो, फोर्स तो लगेगा दोनों बीच में, राइट। हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉल फोर्स है, वीक फोर्स है, हम इसलिए फील नहीं कर पाते। तो मैं लिखता हूं, इट इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द weakest force of the universe। one of the weakest force of the universe, राइट। तो ये कुछ कुछ तो भी इसके बेसिक और इंट्रोडक्टरी बात हो गई ग्रेविटेशन के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात अभी हमें करनी चाहिए। देखिए, ये सब नोट करते रहिए आप, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो उसको आपको नोट करना चाहिए। आपके पास तो ये वीडियो है, तो वीडियो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको पॉज कर सकते हो और पॉज करके देख सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो ये सब बनाते रहिए नोट्स, राइट। बहुत समय पहले एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिस्टर न्यूटन। उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सबसे फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, या फिर यूं कहिए कि वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने जो एक लॉ के रूप में इस चीज को लाए, वो मिस्टर न्यूटन थे। उससे भी पहले कई सारे और साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर काम किया था, राइट। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको एक लॉ के रूप में वर्ल्ड के सामने नहीं ला पाए।
इसके लिए ज्यादातर ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको न्यूटन की शोध के रूप में जाना जाता है, कि न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में खोज की। मिस्टर न्यूटन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। वो साइंस के या फिजिसिस्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बात ये थी, वो एक बेसिकली मैथमेटिशियन थे। उनका मैथ ज्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने मैथ्स को साथ फिजिक्स को जोड़ के बहुत सारे लॉज बनाए थे। उनमें से एक ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली वो एक बार कहीं बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एप्पल गिरा पेड़ से, और जब पेड़ से एप्पल गिरा तो उनके सर पे लगा। तो उनको चोट लगी या नहीं ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनके दिमाग में एक सोच हुई कि आखिर ये एप्पल मेरे ऊपर क्यों गिरा। मेरे ऊपर का मतलब ऊपर से नीचे क्यों गिरा। जब वो टूटा ट्री से, जब वो टूटा तो वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो फिर वहां से उनको दिमाग में आया कि जरूर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसके लिए वो नीचे गिरा। और वहीं से उनके दिमाग में एक कीड़ा उत्पन्न हो गया, एक एक टेंशन आ गया उनके माइंड में कि कैसे हो ना हो, इसका क्या उसका कारण है, उसको मैं खोज लगाऊंगा। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किए, तब ये जाके ग्रेविटेशनल फोर्स बना, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए और जो महान वैज्ञानिकों ने काम किया वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और न्यूटन के बारे में भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ये अर्थ है सपोज, और ये कोई ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज किया जाता है, इसको यहाँ से अपन रिलीज करते हैं, व्हेन रिलीज ऑब्जेक्ट, व्हेन रिलीज्ड, ये नीचे की तरफ आने लगता है। अब इसको हम देखें, इससे पहले हमें जो हम जानते हैं वो देखते हैं। वो क्या है, एक बात देखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, अब ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं F, हमने फोर्स लगा दिया F, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, और मूव करके यहाँ आ गया। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इसका मास m है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी इसकी वेलोसिटी v हो गई सपोज, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा। तो जब ये मूव करता है तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुई, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स चेंज इन वेलोसिटी, और कुछ टाइम भी लगा, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। इतने को क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। मतलब ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया उसके अंदर कोई चेंज इन वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वो उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये हुआ किस लिए, ड्यू टू फोर्स, हेंस व्हाट वी कैन से फोर्स क्रिएट्स एक्सीलरेशन। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, फोर्स क्रिएट्स एक्सीलरेशन। यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये बात तो हम पिछले लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखो, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो वो नीचे की तरफ आता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स काम करता होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा। देखिए ना, इसके ऊपर भी फोर्स लगाया तो ये आगे गया ना, ये भी नीचे क्यों जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, फोर्स बाय अर्थ, फोर्स बाय अर्थ, इसलिए ये नीचे की तरफ आने लगता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से इसमें भी एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। तो एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी या तो बढ़ती जाएगी या वेलोसिटी कम होती जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो यहाँ पे भी जो एक्सीलरेशन वर्क करने लगा।
here also acceleration works. Acceleration develops कह सकते हैं, acceleration is developed due to force, राइट। तो ये फोर्स ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई फोर्स है। आप देखो कहीं अपनी बिल्डिंग के ऊपर छत पे जाके अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही आता है, ऊपर तो नहीं जाता। इसका मतलब उसको ऊपर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लगाने वाला कौन है? अर्थ है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करेंगे। ये हम इसको लिखने की जरूरत नहीं बेशक, अभी हम इसके फैक्ट को और समझेंगे, फिर इसको लिखने का काम करेंगे। देखिए इन होल यूनिवर्स हम क्या क्या देखते हैं? देखो, आवर अर्थ revolves around the sun, बोलो बराबर है ना? हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है जरा ये देखिए, ये देखो, हम किसी एक छोटे स्टोन को, पत्थर को, दगड़ को हम किसी धागे में बांध के और अगर इस तरीके से घुमाएं तो दगड़ चारों तरफ घूमता है। हम घुमा रहे, ये दगड़ है, इसको रस्सी से बांध रखा है, ये स्टोन है, समझो दगड़ मतलब स्टोन, और इसको हम घुमा रहे, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये किसकी वजह से घूम रहा है? और इस धागे में क्या हो जाएगा? इस धागे में एक थ्रेड है जो उसमें क्या होगा, एक फोर्स काम करता है, राइट। ये फोर्स फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है, लेकिन वेलोसिटी उसको बाहर ले जाती है, दूर घुमाती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो भी उसके ऊपर एक फोर्स काम कर। अच्छा सोचो, अगर मैं ये धागा कट कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट सीधा चला जाएगा इन दिस वे। इसे कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंशियल डायरेक्शन। यानी ये ऑब्जेक्ट जाना तो चाहता था सीधा, वही तो इसकी मेन डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है। लेकिन क्योंकि एक फोर्स इसके ऊपर सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है, एक धागा बांधा है ना, वो धागे का फोर्स, धागे में जो फोर्स क्रिएट हुआ वो उसको अंदर की तरफ खींचना चाहता है, अंदर की तरफ लाना चाहता है, तो इसकी वजह से ये मूव करने लगा इस तरीके से। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। देखो, अवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सन यहाँ पे है और हमारी अर्थ यहाँ पे घूम रही है सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से घूम रही है। इसका मतलब अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स होना चाहिए। और अर्थ भी मास है, सन का भी कुछ मास है, सन और अर्थ दोनों भी मास ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास बहुत बड़े बड़े मासेस हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में फोर्स है, राइट। तो व्हाट वी कैन conclude by this discussion कि when an object revolves in a circular path, a force is always acting on that revolving object towards the center, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है। ये देखो, जैसे ही हम रस्सी को तोड़ देंगे तो तब तो ये घूमते नहीं रहेगा ना, ये घूम रहा था, सिर्फ रस्सी इसको अपनी तरफ खींच रही थी, फोर्स लगा रही थी। लेकिन जैसे ही रस्सी टूट गई, रस्सी को तोड़ दिया, ये चला जाएगा सीधा, right? So whenever any object is revolving around another object, it means there is some force which is acting between two objects. दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, और उस
फोर्स को जो सेंटर की तरफ ड्रॉ करता है उसको अलग नाम दिया हुआ है. इट इज कॉल्ड एज, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? इट कम्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बेसिकली दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्रकार से काम करता है. इट्स अ बिग फोर्स, जनरल फॉर्म ऑफ फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ डायरेक्शन हो उसकी, इसके लिए इसको खास नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इन होल ऑफ द यूनिवर्स अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. अच्छा, सिर्फ अर्थ ही क्यों, और भी बहुत से प्लेनेट है जो सन की तरफ मूव करते हैं. टोटल सोलर सिस्टम जो हमारा है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं अभी राइट नाउ. फिर मून है, वो हमारा सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. तो ये जितने भी मोशन हो रहे हैं ना, जितने भी मोशन, उन सब के पीछे भी एक ही फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. यूनिवर्स में अब ये हमारे 8 प्लेनेट और सन यही अकेले थोड़ी है, बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, बहुत सारे बड़े बड़े और स्टार्स हैं, बड़े बड़े हम जानते तक नहीं इतने ज्यादा गैलेक्सीज हैं. मिल्की वे में हम रहते हैं अपनी गैलेक्सी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे. सन बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारा सन तो एक बहुत छोटू सन है, अदरवाइज तो इससे भी बड़े बड़े सन हैं बहुत सारे. तो ये सब है संसार में, यूनिवर्स में. तो न्यूटन साहब ने ये भी सोचा, इससे पहले जो मिस्टर केपलर थे उन्होंने भी ये सोचा था, और उनकी स्टडी को यूज करके न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, राइट. तो ये सब के पीछे मैं यही कहना चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस दुनिया का सबसे जनरल फोर्स है, इस यूनिवर्स का. कोई कुछ भी कहे, ये हमेशा काम करता है, राइट. तो मैं अभी इसके और लिखता हूँ इसके सामने. देखिए, आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल्सो अदर प्लैनेट्स revolve around the sun. Moon revolves around the earth. Revolves around the earth. Hence we can say that there are many objects in the universe which are revolving, oblique moving around each other due to gravitational force. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सब चलते रहता है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है, क्योंकि कोई कितना भी छोटा मास हो या कितना भी बड़ा मास हो, मास होना जरूरी है. तो फिर इस दुनिया में हर चीज जो हम देखते हैं उसका कुछ ना कुछ तो मास है. ऐसी कोई चीज दिखा दो आप मुझे जिसका कोई मास ना हो. इवन आप सोचोगे एयर, एयर का मास नहीं, एयर का भी मास होता है. एयर के भी अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एयर के भी अंदर डिफरेंट गैसेस मिली हुई हैं, और इन सब गैसेस के भी छोटे एटम मॉलिक्यूल जो है उनके भी मास कुछ ना कुछ होता है. तो क्योंकि यूनिवर्स में है ही सब कुछ मास, तो इसीलिए हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. बहुत वीक है इसलिए महसूस नहीं होता, उसके पीछे भी हम बातचीत अभी और करेंगे, राइट. अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एप्पल या कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर किसी हाइट से उसको रिलीज करें तो वो अर्थ की तरफ आता है,
और जबकि अर्थ और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर ऑब्जेक्ट ही अर्थ की तरफ क्यों आता है, अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं चला जाता, राइट, वो भी देखेंगे। देखिए जनरल बात करते हैं पहले, फिर उसकी बात करेंगे जो हम सोच रहे हैं। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है m1 और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है m2। तो बताइए स्टूडेंट, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? अब तक तो आप समझ ही रहोगे, दोनों के बीच में एक ही फोर्स काम करेगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई पूछे इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ ना कुछ मास है तो दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ये बात पक्की हो गई कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, हम m1 की तरफ से अगर बात करें तो m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और m2 की तरफ खड़े हो जाए तो ये m1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। m1 m2 के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, m2 m1 के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जनरल जनरल बातें लिखता हूँ। टू masses will have gravitational force in between them। बात पसंद आई कि दो कोई से भी मासेस होंगे, कौन से भी कहीं भी रखे होंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो रिपल्सन नहीं करता, वो क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्शन। तो मैं लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो m1 will attract m2, m1 will attract m2 and m2 will also attract m1 with the same force। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि m1 m2 के ऊपर ज्यादा लगाएगा, m2 m1 के ऊपर कम लगाएगा। अगर ज्यादा लगाता तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना, सेम फोर्स लगेगा, चाहे इसका मास कुछ भी हो, चाहे इसका मास कुछ भी हो, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है, राइट। Hence we can say that two objects of any masses, मास कितना भी छोटा या बड़ा हो, two objects of any masses will exert same amount of force, will exert
same amount of force, same amount of force, same amount of gravitational force, same amount of gravitational force on each other. Same amount of gravitational force on each other. दोनों एक दूसरे को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, राइट। अब आप एक क्वेश्चन को ले सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। When an apple moves towards the earth, then when an apple moves towards the earth, then apple and earth will act as two different objects. When की जगह क्या कर सकते हैं, if an apple कर देते हैं। तो when एक क्वेश्चन जैसा लग रहा था, इसलिए if an apple moves towards the earth, then apple and earth will act as two different objects. Then which will act more force? Which will exert more force? Apple और अर्थ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ लीजिए, ये अर्थ है और ये एप्पल है। ये जब नीचे की तरफ ऐसे गिरना चाहता है, गिर रहा है, फॉलिंग। तो बताओ एप्पल ज्यादा फोर्स लगाएगा या अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो कुछ बच्चे शायद अर्थ कह रहे होंगे, क्योंकि अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एप्पल छोटा ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, when we can say, hence we can say that two objects of any masses will exert same amount of gravitational force on each other. मास कितना भी बड़ा या छोटा हो, लेकिन उन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम आंसर इसका? बोथ will exert same amount of gravitational force on each other. दोनों भी एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सेम ही होगा। यानी जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अपनी तरफ पुल कर रही है, उसी फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा। यस, दैट इज फॉर श्योर। तो यहीं से कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि जब दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रहा है तो फिर एप्पल क्यों जाए अर्थ की तरफ, अर्थ क्यों नहीं जाती एप्पल की तरफ, फोर्स तो सेम ही है। उस बात का जवाब हम वापस से देंगे, एक और क्वेश्चन के रूप में लेंगे, राइट। देखिए
क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 था अगर, तो ये क्वेश्चन 2 क्या है? इफ सेम फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, then why only apple moves towards the earth? Why not earth moves towards apple? If gravitational force between apple and earth is same, then why does only apple move towards earth? Question mark or comma. Why not earth? Why not earth moves towards apple? एप्पल की तरफ अर्थ क्यों नहीं जाती भाई? सिर्फ एप्पल ही नीचे क्यों आता है अर्थ की तरफ? अर्थ क्यों नहीं जाती भाई? सेम फोर्स है तो फिर तो यही होना चाहिए, या तो कोई किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एप्पल ही क्यों? तो इसका आंसर भी देख सकते हैं। देखिए, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सेम, सपोज इट इज एफ। फोर्स दोनों के बीच में लगने वाला क्या है? एफ। मतलब अर्थ एप्पल को एफ फोर्स से नीचे खींच रही है, और अब एप्पल का मास सपोज एम है, स्मॉल एम, और अर्थ का मास है कैपिटल एम। वो दोनों अलग अलग है, एप्पल का मास बहुत कम, अर्थ का मास बहुत ज्यादा। as we know mass of apple is very low as compared to mass of earth। हम जानते हैं इसका मास बहुत कम है, मतलब क्या जान रहे हैं हम? m इज वेरी लेस देन m, है ना? ये m एप्पल का मास, ये m अर्थ का मास, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम। कितना? मान लो f। तब देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, कहता है कि नहीं? सो ऑन एप्पल, ये देखो ऑन एप्पल, ये फोर्स तो सेम है, m इंटू ए, हेंस एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल कितना हुआ? F अपॉन m। ये a1 कह देते हैं इसको सपोज। ये क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल। दिस। अब यहाँ चलते हैं, देखिए ऑन अर्थ कितना लगेगा? जैसे ये एप्पल पे लगा, ऑन अर्थ F इक्वल टू एम, सही लगाओ, F तो सेम ही है, मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, और ये A2, यहाँ पे A1 रखा है हमने, A2, हेंस एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ A2 इक्वल टू F अपॉन M।
तो अब देखो दोनों का फोर्स तो सेम है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को देखो, फोर्स सेम है लेकिन इसको बहुत कम वैल्यू से डिवाइड किया गया है, क्योंकि स्मॉल m सिर्फ एप्पल का मास है तो वो तो बहुत छोटा होगा, तो बहुत कम वैल्यू से डिवाइड किया है। बहुत कम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आएगा, एक्सीलरेशन इज वेरी वेरी हाई। यहाँ देखो मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा होता है, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत कम आएगा, फोर्स तो दोनों का सेम ही है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, comparing equation 1 and 2, as m is very very less than m, so a1 will be very very high of a2। मतलब क्या, acceleration of apple will be very very high than acceleration of earth। अब एक्सीलरेशन एप्पल का बहुत ज्यादा है, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है उसमें, इसलिए वो आ जाता है नीचे। उसका भी एक्सीलरेशन है लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए वो भी होता है लेकिन नेग्लिजिबल, पता ही नहीं चलता, लगभग ना के बराबर होता है ना, बोलो ना। तो क्या कहेंगे, हेंस ओनली एप्पल मूव्स टुवर्ड्स अर्थ। ओनली एप्पल मूव्स टुवर्ड्स अर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया आपको। इफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एप्पल एंड अर्थ इज सेम, देन व्हाई डज ओनली एप्पल मूव टुवर्ड्स अर्थ, व्हाई नॉट अर्थ मूव्स टुवर्ड्स एप्पल। दिस इज द रीजन। न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, मास वही है, a1 इसका एक्सीलरेशन है एप्पल का, a2 एक्सीलरेशन है अर्थ का, फोर्स तो दोनों में सेम है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मास डिफरेंट है, तो छोटे मास से डिवाइड करेंगे तो ये a1 की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। देखो ना, इट इज, इफ इट इज स्मॉल इट इज लार्ज, if it is large it is small, so a2 यानी acceleration of earth is very very small, acceleration of apple is very very large, hence acceleration of apple is very very high than acceleration of earth, hence only apple moves towards the earth, right। तो ये बात आपने समझ लेनी चाहिए। इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन अब कल के दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।